हेलो। मैं रोशनी। मैं आपको अभी तक 2 पार्ट में हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की लिखी किताब है, मैंने 2 पार्ट में अभी तक पढ़ाया है। उस दोनों पार्ट में प्रथम संस्करण का वक्तव्य है। अब मैं आपको आगे संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें, जो आपका हेडिंग है यानी शीर्षक है संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें, ये हम आज वाचन करेंगे, तो आशा है आपकी उपयोगी होगा। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। आदिकाल के भीतर ब्रजयानी सिद्धों और नागपंथी योगियों की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यहाँ दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से रास्ता तैयार कर दिया था। दूसरा उपदेश यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा का या साहित्य की कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव पर विशेष रूप से विचार किया गया। यानी कह रहे हैं जो भक्ति काल था उसमें हमने लिखा, उसमें रामदेव और रामानंद पर विशेष विचार किया क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। रीतिकाल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकारों ग्रंथों के परंपरा के उद्गम और विकास की कुछ अधिक विस्तार के साथ दिखाया गया। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों का आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली के गद्य का इतिहास, इधर जो कुछ सामग्री मिली उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया। हिंदी के मार्ग में जो विलक्षण बाधाएं पड़ी उनका भी विस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था। इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक की साहित्य की गतिविधियों का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है कि संशोधित और परिवर्धित रूप में यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। रामचंद्र शुक्ल ऐसा लिखते हैं कि ये जो हमने परिवर्तन और संशोधित करके लिखी है वो आपके विशेष उपयोगी होगा। अध्याय 33 संबंध 1997 की बात है। तो अब उसके आगे आपका अनुक्रम आता है। तो अनुक्रम में है प्रथम संस्करण का वाक्तव्य जो हमने पढ़ लिया पेज 5 तक। फिर उसके बाद संशोधित और परिवर्धित संस्करण के संबंध में 2 बातें का ये पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे काल विभाग। 2 बातों का काल विभाग ही हमने पढ़ लिया। संशोधित और परिवर्तित संस्करण के संबंध 2 बातों काल विभाग पढ़ लिया हमने। आदिकाल अब यहाँ से शुरू होगा, जो वीर गाथा काल का संबंध 1050 से 1375। पहले उसमें सामान्य परिचय है, फिर अमभ्रंश काल है, फिर देश भाषा काव्य है, फिर फुटकल रचनाएं हैं। तो हम यहाँ पर सामान्य काल विभाग पढ़ेंगे पहले। तो थोड़ा सा आज मैं पढ़ती हूँ और फिर अगले वीडियो में थोड़ा ही इस काल विभाग में जो बताया गया है, रामचंद्र शुक्ल ने बताया है इंडेक्स के बाद यानी सूची के बाद। जबकि प्रत्येक देश काल विभाग, जबकि
प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति सहित प्रतिबिंब होता है। यानी जहाँ चित्रवृत्ति सहित प्रतिबिंब आए तो किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला गया। काल विभाग में लिखा उन्होंने कि चित्रवृत्ति का जो परिवर्तन होता है यानी अंदर का जो परिवर्तन होता है तो साथ साथ साहित्य में भी परिवर्तन होता है। चित्रवृत्ति जहाँ पर आए वहाँ किसका वो है परिवर्तन, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कथन है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। यानी साहित्य का इतिहास क्या कहलाता है? चित्रवृत्तियों के साथ परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं जनता की चित्रवृत्ति बहुत ही राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक, धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार है। कैसा है? होती चित्रवृत्ति राजनीतिक है, सामाजिक है, सांप्रदायिक है तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार है। अतः कारण स्वरूप इस परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन के साथ ही साथ आवश्यक होता है कि दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समस्या में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। उपयुक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं 900 वर्षों को जो हमने विभाजन किया वो 4 कालों में। पहला आदिकाल जिसको वीरगाथा या संवत है 1050 से 1375, फिर पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल जिसे कहते हैं संवत 1375-1700 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल यानी राजनीतिक संवत 1700-1900 संवत, आधुनिक काल यानी गद्यकाल, आधुनिक काल को कहते हैं गद्यकाल संवत 1900 से 1984। आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्यकाल दूसरा जो भक्तिकाल कहा जाता है, उत्तर मध्यकाल इसे रीतिकाल कहा जाता है, आधुनिक काल इसे गद्यकाल कहा जाता। गद्यकाल संवत 1984 यानी आदिकाल था संवत 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल था 1375 से 1700, उत्तर मध्यकालीन रीतकाल था 1700 से 1900, आधुनिक काल था गद्यकाल संवत 1900 से 1984। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार ही उनका नामकरण किया गया, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। जैसे भक्तिकाल या रीतिकाल को ले तो उनमें वीर रस के अनेक काव्य मिलेंगे जिनमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से होगी। वीर काल में वीर राजाओं की, ठीक है, और भक्ति काल में भक्ति की जिस ढंग से वीरगाथा काल में हुआ करती थी। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली में किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी। पीछे संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार के ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख होगा। तो काल विभाग यहाँ पर बताया गया है इस पेज में। तो ये हमने वाचन कर ली। अब आशा है कि आपको उपयोगी होगी। तो अगले दिन अगले पार्ट में। नमस्कार।